दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन जाते हैं। When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. पेरेंट्स के भी माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। एजुकेशन पूरी दुनिया में इज अ हाई कॉस्ट एक्टिविटी। नाजरा की क्लासेस भी होती हैं और डेली स्पोर्ट्स है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यकसा तालीबी निसाब यानी सिलेबस हर जगह एक जैसा हो, यकीनन ये भी एक अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ऐसी है कि तालीम है ही नहीं काफ़ी जगहों पे। 2013 में सिंध हुकूमत ने फैसला किया था फ्री तालीम होगी सबके लिए, आज तक नहीं मिली। सिंध में हज़ारों की तादाद में गोस्ट टीचर्स हैं, तनख्वाह उठाते हैं, कुछ नहीं होता। अपग्रेड, जिद्दत, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की बात तो खैर में करनी चाहिए, लेकिन सैडली हमारी ग्राउंड रियलिटी इतनी खौफनाक है कि तालीम का मयार ऐसा है कि जब किसी का कोई गाँव से एक MPA बनता है या MNA बनता है तो वो अपने गांव में स्कूल नहीं बनाता, अपने दुश्मन के गांव में स्कूल बनाता है, क्योंकि अगर मेरे गांव में स्कूल बन गया तो लोगों में शऊर आ जाएगा, मुझे वोट देना बंद कर देंगे। अपने मुकाबले के गांव में स्कूल बनाता हूं ताकि उसको लोग वोट देना बंद कर दें। इस तरह की मेंटेलिटी हमारे मुल्क में मौजूद है, जिसकी वजह से कभी तालीम आगे बढ़ नहीं पाएगी। मेरे साथ दो बड़े प्यारे एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ हैं सलमान मुस्तफ़ा बसीर, उमर अल्ताफ। आपका ताल्लुक अल्फा एजुकेशन नेटवर्क से है, एजुकेशन के निज़ाम में बेहतरी आप लाना चाहते हैं। अब बताइएगा, टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन अल्ताफ साहब। बेसिकली अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क में 3 प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। एक है अल्फ़ा स्कूलिंग सिस्टम जो कि ग्रेड 1 से लेकर A लेवल्स कॉलेज तक है, एंड देन इट कम्स एस्टर स्कूल जो कि प्री नर्सरी टिल ग्रेड 9th है, एंड द नेक्स्ट स्कूल जो कि बेसिकली लो फी मॉडल स्कूल के ऊपर हमने बेस किया हुआ है। अच्छा, आपका स्कूल सिस्टम, अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि आपका स्कूल सिस्टम बाकी जो स्कूल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है उनसे बहुत डिफरेंट है। आपने कहा कि आपका नो ट्यूशन एक जो एक है कि अब बच्चा ट्यूशन नहीं जाएगा आपके स्कूल से, उसके बारे में बताएं कि किस तरह से। देखिए, ट्यूशन सबसे पहले तो इस बात को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद ट्यूशन। एंड जनरली व्हाट आई फील, मैंने खुद अराउंड 20 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एंड आई पर्सनली फील दैट दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन जाते हैं। एक वो है जिनको वाकई एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और एक वो होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं होती लेकिन कुछ हमारे यहाँ माहौल ऐसा बन गया कि वो फिर भी ट्यूशन पे जा रहे होते हैं। सो सबसे पहले जो स्कूल सिस्टम होना चाहिए उसके लिए उसको सबसे पहले इस तरह के पॉलिसीज़ लगानी चाहिए ताकि लोगों को डिटर तो कर सकें। ये देखो, इसके बगैर भी हो सकता है, इस अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। सो ये जो मेन पर्पज़ है पॉलिसी लगाने का कि भाई ट्यूशन अलाउड नहीं है, ये इसका पहला स्टेप ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि पीयर प्रेशर के अंदर या क्लास के सारे बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं, अनसर्टिनिटी की वजह से ट्यूशन पे जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो उनको रोका जाए। और उसके बाद जो अगला स्टेप इसके अंदर है वो ये है कि इस तरह के स्टूडेंट जो कि वाकई स्ट्रगल करें, फिर उनको विद इन स्कूल आवर्स सपोर्ट प्रोवाइड की जाए कि उनको ट्यूशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। ये बताइए, अब यकीनन ट्यूशन की हमने पहले बात कर ली, मेरी नज़र में पहले कंप्लीट सिस्टम की ओवरऑल एक लुक लेना चाहिए हमें। ये बताइए अब अल्ताफ साहब, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस फील्ड? सिंस 10 years। 10 years। तो यानी कि मुस्तफ़ा भाई जो हमारे 20 साल लगा के ज़्यादा सीनियर है। मुस्तफ़ा आपसे सवाल पूछता हूँ, ये मैं सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं तकरीबन 2007-8 से सहाफ़त में हूँ, जर्नलिज्म में हूँ। उस वक्त से मैं ये खबरें देख रहा हूँ कि जब भी 9th मैट्रिक के इम्तिहान होते हैं तो खुल्लम खुल्ला फर्रे चीटिंग होती है। मैट्रिक से लेकर इंटर तक आप इजीली चीटिंग करके पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बड़ी तादाद में लोग पढ़े लिखे जाहिल कहलाते हैं। एजुकेशन उनको मिली भी होती है लेकिन वो उसको अपनाते नहीं अपनी सोसाइटी में, अपनी लाइफ में, अपने घर में। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और आपकी नज़र में और कौन से ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, सबसे पहले माइंडसेट का मामला है। सबसे पहला माइंडसेट का मसला है। जिस तरह एक बड़ा जो है ना वो एक प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं गोल्ड हार्ट्स लॉ, दैट व्हेन अ मेजर बिकम्स अ टारगेट इट सीजेस टू बी अ गुड मेजर। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि जी ग्रेड जो है वो असल में आपकी पढ़ाई का मेजर नहीं है, बल्कि आपने उसे टारगेट बना लिया कि जी मुझे तो 90% चाहिए, मुझे तो 95% चाहिए। सो इन दैट प्रोसेस आप बहुत चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। इससे होता ये कि ये जो आपने चीटिंग की बात की कि लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप मैथ कितनी जानते हैं, बल्कि लोग इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपका मैथ में A ग्रेड है, इसलिए वो चीटिंग भी करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक स्कूल के अंदर से निकल के नहीं आ रहा, इनफैक्ट एक सोशल प्रॉब्लम है। इट्स अ मूव, एक सोशल ड्राइव है कि भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी एजुकेशन से क्या एक्सपेक्ट करती है कि स्कूल क्या होगा, एजुकेशन क्या है। दे थिंक एजुकेशन जो है ना वो एक इट हैज़ टू बी अ सक्सेस स्टोरी, कि एक बंदा स्कूल जा रहा है तो वो सक्सेसफुल निकल के आएगा। एक्चुअली इट्स सपोज टू बी अ जर्नी जिसमें आप चीज़ें सीखें, कुछ अच्छे बेहतर इंसान बने। तो पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम तो बहुत नीचे से आ रहा है। अच्छा, जहाँ तक रही ये बात कि एजुकेशन में इस वक्त मेन मसला क्या है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में उसमें इतना बड़ा फ़र्क है कि वो लोग जो ऑलरेडी जानते हैं अहमियत एजुकेशन की, उनके पास एजुकेशन हासिल करने की अपॉर्चुनिटी भी है,
और वो लोग जो उसकी अहमियत नहीं जानते, उनको ना तो अहमियत पता चल रही है, ना ही उनके पास ये अपॉर्चुनिटी। तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? हम इतने एडवांसमेंट के दौर में हैं, हम चाहते हैं कि सब चीज़ एडवांस हो, तो हम एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं आज के दौर के हिसाब से? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि जी आप बच्चों के साथ साथ केजी के बस्ते लाद दें उनके ऊपर, या फिर रट्टाफिकेशन के ऊपर उनकी मार्किंग होती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वो जब तक रट्टा जो उन्होंने लगाया वो नहीं लिखेंगे, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, एक टू वे प्रोसेस होना चाहिए। एक तरफ सारे तालीमी इदारों को भी मिलकर काम करना है, दूसरी तरफ एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, वो एक जैसे सलमान ने कहा कि सोसाइटी की तरफ से आ रहा है, वैसे पेरेंट्स के भी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, हमारे सिस्टम के अंदर जो है, वी हैव अ वेरी लेस और नो होमवर्क पॉलिसी एंड अ नो ट्यूशन पॉलिसी। एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट कि हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा जब घर पे जाता है ना, तो वो बच्चा जाकर वो टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे। जब बच्चा घर जाता है तो वो टाइम जो है वो बच्चा बेसिकली अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर जो है वो स्पेंड करे। वो बास्केटबॉल खेले, क्रिकेट के लिए जाए, नेट प्रैक्टिसेस के लिए जाए या जिम जाए। एंड होता क्या है, इट्स दी अदर वे अराउंड। बच्चा आता है 2 बजे के बाद आने के बाद जो है वो कारी साहब से पढ़ता है, कारी साहब से पढ़ने के बाद जो है उसकी ट्यूशन होती है, ट्यूशन्स के बाद जब वो आता है तो 8 बज जाते हैं। अब एक बच्चा जो सुबह को 6:30-6 बजे उठा हुआ है और वो 8 बजे जब वापस घर आता है तो मेंटली उसको लग रहा होता है उसने बहुत पढ़ लिया है आज के दिन, और उसके घर वालों को भी ये लग रहा होता है कि मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर हम पूरे दिन का जायजा लेना तो आधा टाइम तो सिर्फ आने और जाने में और ट्रैफिक के अंदर जो है वो ज़ाया, और हमारे रोड्स का हाल और सब तो आपको पता है। वेरी वेल सेड। आपके पास क्या सोल्यूशन है? लो फी मॉडल भी आपका आपका जो लो फी मॉडल है, मैं जानना चाहूँगा कि उसमें आप कितनी कम फीस ले रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपके सिस्टम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं पर वो डरते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो हमारा लो फी मॉडल है बाय द नेक्स्ट स्कूल, देखिए एक बात पता है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप शायद इस बात को समझें कि एजुकेशन पूरी दुनिया में इज़ अ हाई कॉस्ट एक्टिविटी। बड़ा बिजनेस बन चुका है। नो आप गलत समझे। हाई कॉस्ट, आई एम नॉट सेइंग हाई प्राइस। पेरेंट्स से पूछो ना भाईजान, बड़ा बिजनेस है। देखिए, जहाँ एजुकेशन फ्री भी है ना, वहाँ पे भी वो बहुत कॉस्टली है। अब उसे कोई और पे कर रहा है, ये एक और मसला है। गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना इज अ हाई कॉस्ट एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, और उसके अंदर देखिए, जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने एक बार एक कैपिटल इंस्टॉल कर दिया और उस कैपिटल के ऊपर आप बार बार प्रोडक्शन करते रहेंगे। बट जब आप सर्विस सेक्टर में आते हैं तो आप जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है बिजनेस करने का, बिकॉज यू हैव पीपल कमिंग इन एंड यू हैव टू सर्विस देम। देखो, अब अगर रेस्टोरेंट बिजनेस में कोई बैठा ना, तो हर थोड़ी देर बाद नया बंदा आता है, बट विद स्कूल यू गेट अ कमिटमेंट फॉर 12 मंथ्स। तो इसलिए वहाँ आपको क्वालिटी जिस तरह मेंटेन करनी है, इट्स नॉट अ वेरी, इसको जहाँ जो भी करेगा वो हाई कॉस्ट मॉडल पे ही काम करेगा। अब इसका एक तरीका हमने निकाला कि अगर हम लोग इसको आउटसोर्सिंग और फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल में जाते हैं, तो एक जो सेंटर है वो उसको एक बड़े स्केल के ऊपर चीज़ें जनरेट कर सकता है, जहाँ पर वो उसकी कॉस्ट को बहुत बड़े स्केल पे डिवाइड कर सकता है, और फिर उसको जो है वो स्मॉल स्केल के ऊपर फ्रेंचाइज करना शुरू कर दे। दैट इज़ द मॉडल ऑफ नेक्स्ट स्कूल, कि हमें वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले इन करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। हम अपनी पब्लिशिंग हाउस खुद बनाया, हमने अपनी किताबें खुद बनाते हैं, बहुत बड़ा अलमिया है। छोटे बच्चों को हम किताबें पढ़ा रहे होते हैं जिसके अंदर उनका ऐसा कल्चर नज़र आ रहा होता है जो उनका नहीं है। इसलिए हम कहते हैं छोटे बच्चों को जो रीडर्स भी मिलेंगे वो हम खुद लिखेंगे, सो दैट उनको जो उनके अतराफ चीज़ें नज़र आ रही है वो नज़र आनी चाहिए, उनके सराउंडिंग में। तो हम किताबें भी खुद लिखेंगे, हम डेली लेसन प्लान बना के देंगे। हम मानते हैं हमारे पास टीचर ट्रेनिंग के अच्छे प्रोग्राम्स नहीं है, तो हम वो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम सेंट्रली रन करेंगे हम, एंड विद दैट हम टीचर को डेली लेसन प्लान देंगे कि भाई आप क्लास में जाओगे तो अब वो क्या पढ़ाना है, सो दैट हम एक कोहेरेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। अब इसके अंदर क्योंकि हम मैट्रिक बोर्ड के साथ भी काम करें, हम ओ लेवल्स के साथ भी काम करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे पहले हमारी बात हुई थी रोट लर्निंग वाली बात, ये आपने चीटिंग की बात की, तो बहुत सारे लोग मैट्रिक सिस्टम में नहीं जाना चाहते, बट ओ लेवल क्योंकि इन इटसेल्फ एक महंगा तालीम है, तो हम चाहते हैं कि उसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे, अफोर्डेबल हो। मैट्रिकुलेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही होता चला जा रहा है, सब लोग ओ लेवल्स की तरफ ही आ रहे हैं। जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता है वो भी किसी न किसी तरीके से अपने बच्चे को ओ लेवल्स में डाल रहा है। Exactly. बहुत सारे पेरेंट्स, अच्छा मैं ना, हम लोग क्योंकि इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं पेरेंट्स के और बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो मैंने रिसेंटली एक देखा कि हर बंदे की सोच अब ये हो गई है कि, और ये अच्छी बात है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दूँ, मैं अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मैं अपने एक्सपेंडिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, लेकिन मैं बच्चे को अच्छी तालीम दूँ। तो ये एक तरीके से एक चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन अगर इसके बदले में पेरेंट्स को वो चीज़ मिल जाए जो वो चाह रहे हैं, सो दैट वुड बी समथिंग वेरी गुड।
तो आपके स्कूल सिस्टम में आप ऐसा क्या सोल्यूशन लेके आए हैं? लो फी मॉडल मुझे नहीं बताया आपने, आप कितनी कम फीस ले रहे हैं? जी हमारा जो असल में वेरिएशन उसमें आती है कि अगर मैट्रिक बोर्ड है तो हम लोग 3 to 4,000 के ब्रैकेट में चल रहे हैं। अब उसके अंदर ये होता है कैंपस वेरिएशन होती हैं। कुछ कैंपस जो है ना वो कहते हैं कि कितने कैंपस हैं आपके? राइट नाउ देयर 5 कैंपस ओनली नेक्स्ट स्कूल, बाकी जो अल्फा और नेस्टर है वो अलग है। और ज़ाहिर है जिस तरह अभी हमें 1 साल हुआ है इसको अनाउंस किए हुए, 1 साल में 5 कैंपस हैं। वी आर प्लानिंग टू ग्रो टू 10 कैंपस हो इंशाल्लाह इन द कमिंग ऑगस्ट। सो जो मैट्रिक स्कूल्स हैं वो 3,000, 4,000 या 5,000 तक जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जो सबसे बड़ी कॉस्ट इस वक्त कराची में ऑपरेट करने की है ना स्कूल, वो रेंटल कॉस्ट है। जी हाँ, किराया मार देते हैं। तो अब आप अगर एक फीस सब लोगों पे अप्लाई कर देना कि जी क्लिफ्टन में जो ऑपरेट कर रहा है उसको भी इतनी चार्ज करनी है और नॉर्थ कराची में जो ऑपरेट कर रहा है उसको भी चार्ज करनी है। प्रॉपर्टी की कीमत क्लिफ्टन में ज्यादा है ना, समझे ना, वहाँ 10 करोड़ है, वहाँ 2 करोड़ है, वो बोलेगा 10 करोड़ के हिसाब से किराया लूँ। बिल्कुल, तो आपको एक वेरिएंस निकालनी पड़ेगी सो दैट आपके सामने जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उनके लिए फीजिबल रहे। देखिए अगर ये फीजिबल रहेगा ना, मैं हमेशा मैं जनरली ये कहता हूँ कि वो कहते हैं ना जहाज में कि किसी और को फेस मास्क लगाने से पहले खुद तो लगाओ, सही है। तो इसलिए पहले वो वायबल होगा, वो फीजिबल होगा तो फिर वो लोगों की मदद कर सकेगा। अच्छा, आपने मुझे मैट्रिक का बता दिया कि 3-4,000 रुपीस, ओ लेवल्स का करना चाहिए। लेवल्स के अंदर जो हमारा ब्रैकेट है वो तकरीबन 8 to 12 के बीच में जाता है। फिर भी अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल। अच्छा मैं आपसे पूछ रही थी कि सोल्यूशन क्या है आपके पास इसका आपके स्कूल सिस्टम में, और आप मुझे कुछ बताए थे आपके स्कूल सिस्टम के बारे में जहाँ बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी ख्याल रखा जाता है, टाइमिंग्स है नाजरा के लिए भी जो है वो प्रॉपर अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। हमारा जो स्कूल ऑपरेट होता है ना, दैट ऑपरेट्स फ्रॉम 7:45 इन द मॉर्निंग टिल 3 o'clock। एंड उसके अंदर हमने ये जो डिज़ाइन किया है वो यही किया है कि हमारी कोशिश है कि बच्चा हर चीज़ स्कूल में करके जाए। तो इसलिए नाजरा की क्लासेस भी होती हैं और डेली स्पोर्ट्स है। अच्छा ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको याद हो कि जब आप भी स्कूल में थी, मैं स्कूल में था, तो हमें हफ्ते में 1 दिन पीई पीरियड मिलता था। एंड उस दिन की एक्साइटमेंट अलग होती थी कि नहीं कल तो मेरा स्पोर्ट्स का पीरियड है, और उस 1 दिन पहले वो दिन छुट्टी नहीं करनी होती थी बच्चे। अच्छा हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर डेली स्पोर्ट्स है। तो जब डेली स्पोर्ट्स हो रही है ना तो बच्चे को रोजाना स्कूल जाने की एक मोटिवेशन है कि यार मेरा कल स्पोर्ट्स का पीरियड होगा, कल मेरा स्पोर्ट्स का एक यूनिट होगा, तो दैट इज समथिंग हो रहा है प्रॉपर अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली। अच्छा अब हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं वो भी सारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो फुटबॉल के फुटसॉल के हों या बास्केटबॉल के हों या क्रिकेट के हों। तो इससे भी ना बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। वरना मुझे याद है जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर जब हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड एक तो हफ्ते में 1 दिन होता था और उसमें ग्राउंड नहीं था। एंड जब होता था तो क्या होता था, हमें बैट और बॉल दे दिया जाता था, बोला अब खेलो। अब किसी को बॉलिंग आ रही है, बैटिंग आती है नहीं आती, फुटबॉल आता है नहीं आता, बस वो सब मार रहे हैं, सब बॉल के पीछे भाग रहे हैं। तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा। मेरी रिक्वेस्ट है सर, देखिए क्रिकेट उन्हीं ममालिक में खेली जाती है जहां मल्का बरतानिया ने राज किया, जहां गुलाम पाए जाते थे। और हमने आज क्रिकेट की ऐसी गुलामी की है कि हम ना हॉकी है, ना स्नूकर है, ना स्कॉश है। मेरी गुजारिश ये है दूसरे खेलों के ऊपर भी जोर दीजिएगा, खासतौर पे किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, MMA, कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और बड़ी तब्दीली आती है बच्चों में इन स्पोर्ट्स से। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं सलमान, बताइए। हम लोग जो है वो जो नॉन कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स बन गए हैं अपेरेंटली, हालांकि हैं तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर हमने बहुत काम किया। जैसे टेक बॉल को पाकिस्तान में अल्फा एजुकेशन नेटवर्क ने लॉन्च किया है, एयर बैडमिंटन को अल्फा ने लॉन्च किया है। इसके अलावा अब तक हम 2 नेशनल कॉम्पिटिशन्स अल्फा होस्ट कर चुका है। वन वॉज फॉर डॉज बॉल एंड द अदर वॉज फॉर जिमनास्टिक्स। जिमनास्टिक्स पे बहुत हेवीली इन्वेस्ट करें। इस तरह किक बॉक्सिंग की आपने बात की, जो किक बॉक्सिंग के मॉड्यूल्स हमारे पास बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ग्रेड 1 से स्टार्ट होते हैं। इस तरह वी ऑफर प्रॉपर बॉक्सिंग जो कि हम कॉलेज लेवल पे भी कराते हैं, जिसके अंदर भी वो एक कोच है जो सिर्फ बॉक्सिंग कराते हैं। सही है। इसके अलावा रोइंग और इस तरह के जो स्पोर्ट्स, ये सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो साथ साथ चलते रहेंगे। देखिए जिस तरह मैंने कहा ये एक हाई कॉस्ट मॉडल है, हर कोई नहीं कर पाएगा इसमें। यू कांट ऑलवेज से कि हर स्कूल को ये करना है, ये हर किसी के लिए करना पॉसिबल नहीं, लेकिन जिसके हाथ में है वो कर सकता है। एंड वी हैव इन हाउस स्विमिंग एज वेल, सो दिस इज आल्सो कराची का जो स्पोर्ट्स स्कूल और कॉलेज लेवल का इस वक्त जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन है वो अल्फा होस्ट करता है। इट्स कॉल्ड द अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ऑल द बेस्ट टू यू जी। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फ्रॉम अल्फा एजुकेशन नेटवर्क, सलमान मुस्तफा बसीर साहब एंड उमर अल्ताफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसी तरह के नक्शे कदम पर चलें, लो कॉस्ट मॉडल्स भी लेकर आएँ, स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करें और ये ट्यूशन व्यूशन बच्चों की जान छुड़ाएं, रहम खाएं बच्चों पे जिस तरह अल्फा वाले खा रहे हैं। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो
सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।